हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9th का साइंस में आज लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। आज का जो चैप्टर है उसमें हम जो देखेंगे क्या है कि परमाणु का संरचना देखेंगे। इसके पहले हमने जो भी देखा कि जो अणु और परमाणु के बारे में हमने देखा, जो अणु क्या है, परमाणु क्या हैं, जो अब तक एक तरह से जो पुराने फिलॉसफर थे, ऋषि थे, सब सपोज ऋषि कणाद हैं, तो उन्होंने माना क्या है कि जो परमाणु है अविभाज्य है और उसके बाद जो है डाल्टन तक, ठीक है? तो जॉन डाल्टन तक है जो उन्होंने माना कि परमाणु अविभाज्य है। लेकिन हम आज इस चैप्टर में देखेंगे कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, उसमें से डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जिन्होंने प्रूव किया कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, उसे भी विभाजित किया जा सकता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ परमाणु हम देखेंगे। तो देखो हम इसमें पिछला चैप्टर में देखे थे ना कि जो परमाणु है और पदार्थ जो है परमाणुओं और अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। परमाणु जो है सबसे सूक्ष्मतम रूप है जिसे फर्दर विभाजित नहीं किया जा सकता, ये हम लास्ट चैप्टर में देखे थे। और जो अणु है, तो अणु है वो आपके परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है। कुछ जो स्वतंत्र अणु भी रहते हैं, जैसे मान के चलो कि हीलियम है, तो हीलियम का परमाणु भी है तो उसमें भी एक है, लेकिन आपका जो परमाणु अणु है वो भी उसमें एक ही होता है। लेकिन ऑक्सीजन है वो O2 के फॉर्म में या O3 के फॉर्म में, फास्फोरस है, P4 के फॉर्म में पाया जाता है, इस तरह से ये पाया जाता है। फिर हमने देखा था कि एक एवोगाड्रो नंबर देखा था कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। फिर हमने एटॉमिक नंबर यानी कि जो द्रव्यमान संख्या, ठीक है? द्रव्यमान संख्या या और परमाणु संख्या देखा था और उसको एटॉमिक यूनिट यानी यू में मापा जाता था, जो कि मैंने आपको बताया था कि क्लोरीन का आपका पूछा गया था, ठीक है? तो पदार्थों का अस्तित्व, उन विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिनसे वे बने हैं। अब प्रश्न उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों होता है? तो कोई भी एक तत्व है, तो उसका परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों होता है? क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य हैं, जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, या परमाणुओं के भीतर छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं? तो इस अध्याय में जो है हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे कि परमाणु भी विभाज्य है। करा 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना। परमाणुओं की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया है। परमाणुओं के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला। तो पदार्थ के जो आवेशित कण हैं वो उसको आप ये एक्सपेरिमेंट ये बचपन में किए होंगे, आप सूखे बालों पर कंघी कीजिए। जब कंघी कागज के छोटे-छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है, तो ये आपको आकर्षित करती है, ये देखोगे आप। ये हम लोग जब क्लास में आप छोटे होंगे, तो आपने शायद ये एक्सपेरिमेंट ये किया था, तो इसको आपको देखना है। अब है पदार्थों में आवेशित कण। पदार्थों में आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए निम्न क्रियाकलाप को करते हैं, तो ये जो क्रियाकलाप है, उसको आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। इन क्रियाकलापों से क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। यह आवेश कहाँ से आता है? इसका उत्तर तब मिला जब यह पता चला कि परमाणु विभाज्य है और आवेशित कणों से बना हुआ है। यानी कि देखो, जो आपका कोई भी एटम है, तो हम अभी जानते हैं कि जो नाभिक है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी कि उसमें प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। तो जितना प्रोटॉन होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस वजह से नॉर्मली जो है वो जो एक एटम होता है वो चार्जलेस होता है, यानी कि उसमें कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। लेकिन जब हमने देखा NaCl यदि बन रहा है, तो Na में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये Na प्लस हो जाता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्लोरीन माइनस हो जाता है, तो ये चार्ज्ड हो गया। अदरवाइज नॉर्मल यदि हम Na लेते हैं तो इसमें आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर, लेकिन अब इसमें क्या होता है, ये डोनेट तो इलेक्ट्रॉन किया, तो देखो इसमें क्या होता है कि 11 आपके प्रोटॉन हैं, 11 प्रोटॉन हैं और 11 इलेक्ट्रॉन थे पहले, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्या हुआ, प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो गया। इसको अब समझो। देखो मैंने उस चैप्टर में उसको डिटेल उस ढंग से नहीं बताया था कि इसमें आपको ये समझना है, ठीक है? तो आपका जो क्या है कि 1 इसने दे दिया इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन 10 रह गया, प्रोटॉन आपके पास 11 है, तो प्रोटॉन ज़्यादा है तो प्लस चार्ज वाला। अब इसमें क्या है,
कि 17 आपका होता है एटॉमिक नंबर, जो यानी कि द्रव्यमान जी सॉरी, जो आपका परमाणु संख्या होता है वो क्लोरीन का 17 होता है। तो 17 प्रोटॉन है इसमें और 17 न्यूट्रॉन 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन है शुरू में। लेकिन क्या होता है बाद में फिर कि 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन 18 हो गया, प्रोटॉन आपका 17 रह गया। तो क्या हुआ? ये माइनस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चूँकि नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिव ज़्यादा रह गया। कह रहा है कि आपस में रगड़ने से आवेश आ जाता है। यह आवेश कहाँ से आता है? इसका उत्तर तब पता चला जब ये पता चला कि परमाणु भी विभाज्य हैं, यानी उन्हें विभाजित किया जा सकता है। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि अविभाज्य हैं। परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने योगदान दिया, यानी बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे वो एक्सपेरिमेंट किया। कह रहा 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इनमें कम से कम एक अब परमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता जे टॉमसन, यानी जे थॉमसन भी कहते हैं, जे टॉमसन ने लगाया था। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने केनाल रे कहा के नाम दिया। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। उनको प्रोटॉन नाम दिया। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को ई माइनस के द्वारा और प्रोटॉन को पी प्लस के द्वारा दर्शाया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश +1 हो लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश जो है -1 लिया जाता है। तो देखो, हमने आवेश के संबंध में देखा, आगे हम वो भी देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नग्न है, इसका मतलब नग्न का मतलब 0 नहीं है, लेकिन प्रोटॉन की तुलना में बहुत कम है। तो प्रोटॉन जो है पी प्लस है, यानी पॉजिटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन दोनों सामान्य जो एटम होते हैं उसमें बराबर। देखो क्या करा ना कि जो द्रव्यमान उनका है, करा इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था, यानी कि प्रोटॉन है, आवेश तो उसके बराबर और विपरीत है, यानी कि नेगेटिव है तो उसके पास पॉजिटिव है, लेकिन जो द्रव्यमान है वो 2000 गुना अधिक है। तो ये जो गोल्डस्टीन है 1886 में जो है कैनाल रे के नाम दिया। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणविक कणों की खोज हुई। यानी कि इन कणों का आवेश जो है, तो जो खोज किया गया तो ये पाया गया कि कुछ ऐसे कण हैं, जो उसमें उनका जो मास है, प्रोटॉन जो है, वो 2000 गुना मास है, लेकिन जो आपका चार्ज है, वो 1 पॉजिटिव में है। ऐसा माना गया कि परमाणु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हैं, जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉनों को नहीं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं? तो इसका उत्तर नीचे मिलेगा। अब परमाणु की संरचना, तो देखो डिफरेंट डिफरेंट वैज्ञानिक जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ये जैसे थॉमसन, यानी थॉमसन जिसको कहते हो, तो थॉमसन ने एक तरह से तरबूजे के टाइप का उसको दिया कि तरबूजे में जैसे बीज जो होते हैं, बहुत सारे आप तरबूजे को काटोगे तो बीज वगैरह ये होते हैं, तो उस ढंग के वे होते हैं। अब देखो कह रहा है कि हमने अध्याय 3 में यानी पिछले चैप्टर में देखा था, डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के बारे में, जिसमें कहा गया कि परमाणु जो है अविभाज्य और अविनाशी था। लेकिन परमाणु के भीतर 2 मूल कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया। अब देखो अभी तक है जो न्यूट्रॉन के खोज नहीं हुआ। न्यूट्रॉन का खोज जो है 1932 में होता है जेम्स चैडविक के द्वारा, ठीक है? जेम्स चैडविक, ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी आपका जो है कि 1886, 87, 88, 90 ये सब के ड्यूरेशन तक में है, जो यानी 1900 से पहले तक एक तरह से हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में ही पता चलता है। तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का पता चल गया, तो इसका मतलब है कि डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत गलत हो गया। जो डाल्टन ने कहा था कि परमाणु जो है अविभाज्य है, तो वो तो अविभाज्य नहीं रहा, क्योंकि इसके और भी कण हैं। अब ये जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित हैं। तो शुरू में इन लोगों को लगा था वही है जो प्लम पडिंग मॉडल इसको कहते हैं, यानी जो तरबूजे में बीज की तरह बिखरे हुए हैं, एक तरह से है, ठीक है? इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न-भिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया। जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित अपना पहला मॉडल प्रस्तुत किया था।
तो थॉमसन का जो संरचना है, एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की तरह थे। तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं। इसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज में खाने वाले पार्ट में टाइप के होते हैं, और जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं धनावेशित गोले में तरबूजों के बीच में धंसे होते हैं। जैसे ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन इसको माना, ठीक है? ये जो है धनावेशित गोला है, ये पूरा गोला को माना कि वो धनावेशित है और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है ये इस ढंग से है। लेकिन आज जो हम हैं, ये इस चीज़ को गलत मानते हैं, क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चारों ओर चक्कर लगाते हैं कक्षा में, आपके एसपीडीएफ ये बहुत सारे कक्षाएँ होती हैं, तो उसमें लेकिन और जो प्रोटॉन होता है वो सेंटर में होता है, और आज हम ये भी जानते हैं कि प्रोटॉन के साथ-साथ जो सेंटर में होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। तो थॉमसन ने क्या प्रस्तावित किया? ये इसके जे थॉमसन के बारे में इसमें थोड़ा-सा पढ़ लोगे, क्योंकि 1906 में इसे जो भौतिक शास्त्र में नोबेल प्राइज़ ये मिला। अब थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु जो है धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे हुए होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। ये तो आज भी, दूसरा देखो आज भी सही है, पहला जो है ये गलत आज के डेट में हो गया। लेकिन ये देखो कभी-कभी आता है कि जो थॉमसन ने जो प्रस्तुत किया उसके क्या है, तो 1 और 2 दिया हुआ रहेगा, तो आपको ये जानना है। यद्यपि टॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझा नहीं जा सका कि जैसा कि हम आगे देखेंगे। अब देखो रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड, टॉमसन ने देखा, टॉमसन जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसको लगा कि तरबूजे की तरह है। अब ई रदरफोर्ड आते हैं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड जब ये करते हैं प्रयोग, तो उसमें देखते हैं कि डिफ्लेशन होता है, डिफ्लेक्शन होता है। देखो अल्फा पार्टिकल को ये करते हैं, तो यदि देखो कुछ जो अल्फा पार्टिकल है देखो ये सीधे जा रहे हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल यदि यहाँ से टकरा रहे हैं, देखो नाभिक से टकरा रहे हैं, तो वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। कुछ जो है वापस आ रहे हैं। तो देखो कुछ में डिफ्लेक्शन हो रहा है, देखो यहाँ जब ये जा रहे हैं, तो कुछ इधर डिफ्लेक्ट, देखो कुछ जो है सीधा जा रहा है, कुछ जो है सीधा जो नाभिक से नहीं टकरा रहा है, इसको आप गौर से देखो, तो जो नाभिक से नहीं टकरा रहा है, वो सीधा जा रहा है, और जो नाभिक से टकरा रहा है, वो कुछ या तो कुछ एंगल पे रिटर्न हो रहा है, कुछ जो डायरेक्ट रिटर्न हो रहा है, देखो एक यहाँ है, तो ये यहाँ रिटर्न हो रहा है, ये जो है आपका यहाँ रिटर्न हो रहा है, इसमें देखो डेविएट हो रहा है, तो कुछ जो एकदम सीधा, देखो जो नाभिक से नहीं टकरा रहा है, वो सीधा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि सेंटर में कुछ न कुछ ऐसा है, जो हैवी मास है, जो कि वो उसको डेविएट कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसी ढंग से इसको ये किया। देखो, तो उन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट किया, तो पतले सोने की पन्नी को चुनी, क्योंकि वो बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी जो है 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। अब ऑब्वियसली देखो, ये मुश्किल होता है, परमाणु का जो हमने पिछला अध्याय में देखा कि परमाणु का जो साइज़ होता है, वो नैनोमीटर में होता है। 1 नैनोमीटर बराबर जो होता है 10 टू द पावर -9 मीटर होता है, तो उसको जो एक्सपेरिमेंट किया, वो बहुत पतले पे, तो इसका जो परिणाम क्या मिले? तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फ़ा कण जो है सोने की पत्नी से सीधे निकल गए। देखो, जो मेजॉरिटी थे वो सीधे निकल गए। कुछ अल्फ़ा कण पन्नू के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए। तो देखो, कुछ विक्षेपित होते हैं ना, कुछ देखो विक्षेपित हो रहे हैं, ठीक है? कुछ विक्षेपित हो रहे हैं और कुछ देखो रिटर्न हो रहे हैं। आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 1200 कणों में से 1 कण वापस आ गए। ये देखो, कुछ जो एकदम कंप्लीट ये वापस आ गए। तो रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था, जैसे अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पे मारते हैं और वह लौटकर आपको ही चोट पहुँचाता है। तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ तो बीच में है, जो उसको रिटर्न करा दे रहा है। ये रदरफोर्ड के बारे में थोड़ा-सा आप पढ़ लेंगे। ठीक है? तो 1908 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला। इस प्रयोग के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करते हैं। मान लें एक बच्चा अपनी आँखों को बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा है। उसे दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहें। प्रत्येक पत्थर के दीवार से टकराने के साथ ही वह एक आवाज़ सुनेगा। अगर वह इसे 10 बार दोहराएगा तो वह 10 बार आवाज़ सुनेगा। लेकिन जब आँख बंद किया हुआ बच्चा तार से घिरी हुई चाहर दीवारी पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे पर नहीं टकराएगी और कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि घेरे के बीच बहुत सारे खाली स्थान, मान के चलो कि ये समझो कि ये तार बहुत सारा लगा हुआ है। देखो एक प्रॉपर दीवाल होता
तब तो हर बार टकरा जाता। लेकिन इस ढंग से यदि है, तो किसी टाइम हो सकता है यहाँ से टकरा जाए, तो बहुत कम संभावना है कि वो टकराएगा। तो अधिकतर बार पत्थर नहीं टकराएगा और कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारे खाली स्थान हैं, जिनके बीच से पत्थर निकल जाता है। ये स्थान जो है, ये सब स्थान जो है उससे निकल जाता है। लेकिन कुछ जो है वो टकराएगा। इसी तर्क के अनुसार अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम जो निकाले। परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए, जिनसे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का संपूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10 टू द पावर 5 गुना छोटी है। जैसे देखो 10 टू द पावर 5 का मतलब क्या आपका ये हो रहा है, ठीक है ना? कि 1 लाख 1 लाख यानी कि यदि मान के चलो कि 1 लाख यदि है, परमाणु का टोटल साइज़ यदि 1 लाख यूनिट है, तो जो आपका नाभिक होगा, वो 1 यूनिट होगा, ठीक है? अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिससे निम्नलिखित लक्षण थे। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान जो है नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। तो ये आपके जो हैं ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड के मॉडल के हैं। अब देखो रदरफोर्ड का मॉडल भी है, ये भी अपने आप में जो है कंप्लीट सही नहीं। देखो कंप्लीट जो किसी भी मान के चलो जैसे-जैसे जिस साइंटिस्ट के पास इक्विपमेंट्स उपलब्ध हैं, टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, उनकी नॉलेज उपलब्ध है, उसके आधार पे धीरे-धीरे अब देखो इसमें रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ कमियाँ रदरफोर्ड ने जो आपके डाल्टन के सिद्धांत को तो गलत कर दिया। फिर उसके बाद और अ, चीज़ों को भी बताया तो बहुत सारी चीज़ सही हैं, लेकिन और जो हैं वो आगे चलेंगे बोर इनफैक्ट नील्स बोर भी जो थे, तो उनके बाद भी देखोगे कि फिर जब जेम्स चैडविक हैं, न्यूट्रॉन की खोज करते हैं, तब बहुत सारा चीज़ क्लियर होता है। लेकिन आज भी खोज जारी है, आज भी उस एटम के एनालिसिस जारी है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या कमियाँ थी? वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का अस्थायी हो पाना संभावित नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार अस्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु जो है स्थिर होता है। कहता है कि जो ये है कि कह रहा क्या कि वर्तुलाकार मार्ग में जो है चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का अस्थायी हो पाना जो है निश्चित नहीं संभावित नहीं है। कोई भी आवेशित कण जो है गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान जो है आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार अस्थायी कक्ष में घूमता इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और नाभि से टकरा जाएगा। तो यदि नाभि से टकरा जाता है तो इसका मतलब है कि वो अस्थायी नहीं होगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि परमाणु जो है अस्थाई है, तो इसका मतलब है कि वो मॉडल जो है वो उसमें दिक्कत था। लेकिन एट लीस्ट कहीं न कहीं बहुत सारे चीज़ों को तो दिया ही आगे। अब नील्स बोर एक आते हैं, बोर का परमाणविक मॉडल, तो नील्स बोर जो हैं देखो केएलएमएन कक्षा ये देते हैं, ये इसमें से थोड़ा और सटीक होते हैं। कह रहा है रदरफोर्ड के मॉडल पे उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएँ प्रस्तुत की। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा का चक्कर लगाते हैं, तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। तो ये आपका जो है नील्स बोर के बारे में है। इन कक्षाओं या कोषों को ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो इसमें देखो ये नाभिक है, तो नाभिक देखो हैवी वेट है, उसमें देखो उसके बाद के है, के कक्षा है तो उसमें एन उसको 1 ये आगे जो चलोगे तो इसमें और आगे हमको धीरे-धीरे चीज़ों को मिलेंगे। ये कक्षाएँ या कोष के, एल, एम, एन की संख्याओं यानी 1, 2, 3, 4 के, एल, एम, एन, ओ वो चलता जाएगा, ठीक है? तो देखो बाहरी जो आपका के है, तो के में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एम है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एन है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। तो अभी एक तरह से
KLMN 32 तक अधिकतम एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है वो रह सकते हैं। ये अभी तक जो है साइंटिस्ट ये किए हैं। देखो हमने जो देखा था लास्ट टाइम क्या देखा था कि जो 92 जिसका परमाणु संख्या है, यानी कि परमाणु संख्या 92 किसका है? तो परमाणु संख्या 92 जो है वो हमारा 92 जो है ये का है यूरेनियम का है। तो यूरेनियम तक जो है प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं। बाकी सारे जो हैं वो आपके जो क्या हैं कि वो मानव निर्मित हैं। अब देखो कुछ प्रश्न इसमें जो होते हैं उस प्रश्न को देखो, समझो, उसके बाद उन प्रश्नों में जो आपको दिक्कत होता है उसको आपको पूछना है, तो फिर मैं आपको उसको बताऊँगा उन प्रश्नों को। अब देखो न्यूट्रॉन मैंने बताया था कि जेम्स चैडविक जो है न्यूट्रॉन का खोज किए, तब इसमें से बहुत सारी चीज़ें और क्लियर हुआ। 1932 में जेम्स चैडविक ने एक और अपरमाणविक कण की खोज निकाला जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। इनफैक्ट स्लाइटली प्रोटॉन से ज़्यादा होता है। तो ये भी आपका यदि होगा कि स्लाइटली प्रोटॉन से ज़्यादा होता है, यस, और वो न्यूट्रल होता है। अतः इसका नाम न्यूट्रॉन रखा क्योंकि न्यूट्रल है। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। सामान्यतः न्यूट्रॉन को n से दर्शाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं। देखो हाइड्रोजन सिर्फ है जिसमें नहीं पाया जाता, लेकिन एक्सेप्शन है, आपको ध्यान रखना। हाइड्रोजन के समस्थानिक समस्थानिक के बारे में हमने आपको बताया था। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक जो नॉर्मल मेजोरिटी 99.99% जो होते हैं वो H के फॉर्म में पाए जाते हैं, उसको प्रोटियम कहते हैं। लेकिन कुछ जो आपके H2 के फॉर्म में भी पाए जाते हैं, सॉरी, H2 के फॉर्म में, यानी उसको ड्यूटेरियम कहते हैं। तो ड्यूटेरियम में एक जो आपका एक न्यूट्रॉन होता है, एक ट्राइटियम होता है, तो ट्राइटियम H3 के फॉर्म में, तो उसमें 3 पाया जाता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ठीक है ना। नॉर्मल जो 99.99% जो होता है उसमें नहीं पाया जाता है, इसी वजह से हम बोलते हैं। इस बात को भी आपको समझना चाहिए। अब विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, तो देखो ये जो हमने 2 8 18 वाला बताया था, तो इसका एक फार्मूला है 2n स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो होता है 2n स्क्वायर के फॉर्म में आपका होता है। तो 2n स्क्वायर, तो पहला करोगे तो देखो हमने बताया था ना आपको कि 2 8 18 32 के फॉर्म में, तो 2n स्क्वायर के फॉर्म में होता है, सॉरी 2n स्क्वायर, ठीक है ना, 2n स्क्वायर, तो 2 गुने, तो n पहला में 1 है तो 1 स्क्वायर, तो 2 गुने 1 तो 2 होगा। दूसरा के लिए तो 2 गुने आपका 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 4 होगा तो 8 होगा। 3 वाले में तो 2 इंटू 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर आपका 9 हो जाता है, तो 18। फिर चौथा में 2 इंटू 4 स्क्वायर, तो ठीक है, तो आपका 2 गुने 16 यानी 32, तो यही आपका 2n स्क्वायर के फॉर्म में होता है। अब देखो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। ये हमने आपको बताया था कि हीलियम एक्सेप्शन सिर्फ है, हीलियम है जिसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, स्टेबल होता है। अधिकतम लेकिन जो क्या है 8 हो सकता है, जो बाहरी सबसे बाहरी कक्षा है उसमें अधिकतम 8 हो सकता है। अब देखो किसी में ये जो हमने 32 देखा, तो ये 32 यदि सबसे बाहरी होगा तो 32 नहीं होगा, वो उसमें आपका जो होगा वो और कक्षा होंगे, लेकिन जो मैक्स ये इसमें 4 में मैक्सिमम जो है 32 रह सकता है, लेकिन यदि ये चौथा बाहरी है तो बाहरी किसी भी कक्षा में 8 से अधिक नहीं रह सकता है। नॉर्मली ऑक्टेट होता है, ऑक्टेट और डुएट, इसको डुएट बोलते हैं जो हीलियम वाला होता है। तो हीलियम का बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास 2 ही है, तो 2 ही रखेगा, तो वो 2 या फिर 8, 8 वाला जो है मोस्ट स्टेबल होता है और अदरवाइज ये 2 वाला। किसी परमाणु में दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन क्या है तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाली भीतरी कक्षा पूर्ण रूप से नहीं भर जाते। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती है, यानी कि पहले 2 फिर 8 उस ढंग से धीरे धीरे करके भरता जाएगा। अब देखो संयोजकता, संयोजकता कुछ चीज को हमने ऑलरेडी बताया था। देखो ये जो है हमने बताया था, सपोज NaCl, MgCl2, AlCl3, ये हमने पिछला चैप्टर में चैप्टर नंबर 3 में आपको हमने समझाया था। अब देखो NaCl में क्या है, सोडियम है, उसका जो है संयोजकता 1 है, मैग्नीशियम है तो 2 है, एल्युमिनियम है तो 3 है, यानी कि अपना ये 3 इलेक्ट्रॉन साझा करता है। लेकिन क्लोरीन का संयोजकता तीनों में क्या है, 1 ही है, ये 1 इलेक्ट्रॉन हर जगह लेता है। ठीक है, तो इसी को हमको ये एक्सप्लेन करने के लिए ये कहा जाता है। तो देखो अब क्या है कि
सबसे संयोजकता मान के चलो किसी के कक्षा में बाहरी कक्षा में 7 है, लेकिन हम ये जान रहे हैं कि बाहरी कक्षा में अधिकतम कितना रह सकता है? 8 रह सकता है। तो ये कितना लेगा? तो 8 माइनस 7 यानी 1 लेगा तो इसका फुल हो जाएगा। लेकिन यदि एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में एल्युमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2, 8 और 3 होता है। तो 8 रह सकता है अधिकतम, तो ये 3 डोनेट कर सकता है, तो इसका 3 हो गया। लेकिन सपोज़ सल्फर है, तो सल्फर 2, 8, 6 होगा। तो ये कितना है? 6 है। तो अधिकतम कितना रह सकता है? 8 होगा, तो ये 2 ले लेगा। तो इसका 2 जो आपका ये हो जाता है, ठीक है? तो ये ही आपका जो है इसमें से वैलेंसी के बारे में दिया हुआ है, इसी को समझाया गया है। जैसे देखो, ये आप डिटेल में इसको देखोगे, कुछ-कुछ जो आपके हैं देखो हमने सल्फर का बताया ना, सल्फर का देखो 2 है, ठीक है? जो आपका एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम का आपका 3 है। तो यही सारी चीज़ जो आपको समझाया गया है। ये हाइड्रोजन है, इसका प्रतीक है, ये भी जानो। परमाणु संख्या देखो दिया हुआ है, प्रोटॉन की संख्या दिया हुआ है, न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ है। देखो हाइड्रोजन वाला में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं है। फिर आपका देखो कक्षा कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, तो ये आप इसको इसी फॉर्म में समझाया हुआ है, उसके बाद उसको देखो और फिर जहाँ दिक्कत होता है, उस चीज़ को आपको प्रश्न को उठाना है, वो उसको देखना है, समझना है, ठीक है? नेक्स्ट आपका है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। तो देखो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या भी हम आपको बता चुके हैं। परमाणु संख्या जो होता है कक्षा में ये उसके पास जितने प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन की संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं और प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन को मिला देते हो तो उसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है? को देखो प्रोटॉन की संख्या को जितने प्रोटॉन की संख्या है उसको आपको परमाणु संख्या कहते हैं और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला दोगे तो वो जो संख्या आएगा उसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ये आपका क्लियर हो गया। अब देखो समस्थानिक, समस्थानिक जो आइसोटोप्स होते हैं, तो जैसे देखो हमने हाइड्रोजन के बारे में बताया ना कि 3 हाइड्रोजन के हैं ये आपका प्रोटियम ये ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है? तो ये 3 है, प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 और ट्राइटियम 1H3। तो ये है प्रत्येक में परमाणु संख्या देखो समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या 1, 2 और 3 है। तो देखो द्रव्यमान संख्या 1, 2 और 3 है, इसका मतलब जहाँ 3 है तो इसका मतलब 2 तो न्यूट्रॉन से ही आया, लेकिन आपने देखा कि हाइड्रोजन जो है उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो ये जो है एक्सेप्शन क्योंकि 99.9% जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं वो प्रकृति में जो पाए जाते हैं वो प्रोटियम के फॉर्म में ही पाए जाते हैं इस वजह से हम बोलते हैं कि वो नहीं है। अब देखो क्लोरीन में देखो क्लोरीन में न्यूट्रॉन 0.5 में तो नहीं पाया जाएगा लेकिन हमने क्लोरीन का जब देखा तो 35.5 देखा था कि इसका जो द्रव्यमान संख्या है जो कि आपको पूछा गया था 2020 के एग्जाम में तो 35.5 कहाँ से आया? ये समस्थानिक देखो कुछ जो है 35 17 देखो 17 तो दोनों में है लेकिन कुछ 35 हैं और कुछ 37 हैं। तो 35 और 37 जो इस अनुपात में हैं कि उनका जो होता है 30 एवरेज करते हो तो 35.5 देखो 35.5 आया है इसका मतलब क्या है? क्लोज 35 के क्लोज में है यानी कि 35 क्लोरीन ज़्यादा है प्रकृति में और 37 क्लोरीन कम है। देखो ये कार्बन का स्टैंडर्ड के फॉर्म में हम ये 6C12 को लेते हैं यानी कार्बन 12 को एक्सेप्ट ये लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकिन कार्बन डेटिंग प्रोसेस में 14 को भी लेते हैं तो ये आपका जो होता है समस्थानिक होता है यानी समस्थानिक वो होते हैं जिसमें परमाणु संख्या तो बराबर होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो होता है अलग अलग होता है ठीक है यही अब समस्थानिक अब एक समभारिक होता है समभारिक देखो समभारिक का मतलब होता है कि परमाणु द्रव्यमान जो है द्रव्यमान सेम है द्रव्यमान समान है यानी समभारिक इसको समझो समभारिक यानी कि भार बराबर है तो द्रव्यमान संख्या जो है ये है परमाणु भार जो है वो आपका जो है वो बराबर है लेकिन परमाणु संख्या जो है अलग-अलग है। अब देखो जैसे आपका जो कैल्शियम है तो कैल्शियम का 20 होता है परमाणु संख्या, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है और परमाणु द्रव्यमान 40 है। आर्गन लेकिन है, आर्गन है तो उसका परमाणु संख्या 18 है लेकिन परमाणु द्रव्यमान सपोज़ 40 है। अब देखो तो इसमें क्या है परमाणु जो ये द्रव्यमान है यानी कि परमाणु भार जिसको कहते हो तो भार तो दोनों का बराबर है लेकिन संख्या दोनों में अलग-अलग है, तो इसको समभारिक कहते हैं। समभारिक सम बराबर भार, समस्थानिक बराबर स्थान, ठीक है ना? जैसे बराबर स्थान क्या है? क्लोरीन है। क्लोरीन 35 भी होता है, क्लोरीन 37 भी होता है। कार्बन
12 भी होता है, 14 भी होता है। हाइड्रोजन 1, 2, 3 ये होता है। तो समस्थानिक, समभारिक आप ये समझे। तो ये इस कक्षा का इस जो चैप्टर है, इसका जो आपका समरी है, मैं हमेशा आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप साथ का साथ जो है अपना स्मॉल नोट्स तैयार करते जाओ, तो ये आपका काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी आपको मदद करेगा। फिर जहाँ आपको समझने में दिक्कत होता है, वहाँ पूछें। और हमने आपको ऑलरेडी बताया ही कि जो कुछ चल रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, ये हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम हम 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि 200 से ज़्यादा हो जाएगा तो हो जाएगा और बहुत सारा आप टेस्ट में देखोगे और बहुत सारा जो हम एमसीक्यू में डिस्कस कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपको सारी चीज़ को ये से फ़ायदा होगा, ओके? ठीक है? तो कुछ क्वेश्चन क्वेरी रहेगा तो हमें बताना। थैंक यू।